हेलो भाइयों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम जिस मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मांगा का नाम है वोल्केनिक एज। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की स्टार्टिंग में कुछ बंदों से होता है जो कि किसी को कह रहे थे, सर आप हमें ऐसे छोड़ कर मत जाइए, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, अगर आप हमें ऐसे छोड़ के जाएंगे तो हमारा क्या होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बूढ़े पर्सन को, और यही है हमारा मेन कैरेक्टर। उसके बाद हमें मेन कैरेक्टर के बारे में पता चलता है जो कि जिसका नाम है जो साओ चैन। तो हम इसे साओ चैन कह के ही बुलाएंगे। तो उसके बाद साओ चैन हमें अपना जो पास्ट की कहानी है वो सब हमें बताता है। मैं जब बहुत ज्यादा जवान था उस समय मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था सर्वाइव करने के लिए, पर मैं किस्मत से वासन फैक्शन में एंटर कर चुका था। वहाँ पर मैं अपना रास्ता बना के एल्डर में से टॉप 1 पर आ चुका था। एक ऐसी जगह जहाँ पर मेरे जैसा भी कोई वहाँ पर पहुँच नहीं सकता। मैं एल्डर में से टॉप पर इसलिए आ पाया क्योंकि मैं जिस एरा में जीता था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ये प्लेस दशकों से वॉर की वजह से एक फाइटिंग जोन की तरह बन चुका था। अनगिनत लोगों ने अपनी जानों को गंवाई है। बहुत ही जल्दी लोगों ने इस टाइम को बुलाने लगे द एज ऑफ वॉर। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था वासन फैक्शन, वहाँ के भी बहुत सारे लोग अपने जान को गंवाए थे। उन दिनों एक एल्डर का सीट भरने के लिए भी किसी को ढूंढना इम्पॉसिबल हो चुका था। इसलिए बिना किसी विकल्प के उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया क्योंकि मैं उम्र में भी ज्यादा था और मेरा जो एडुकेशन था वो भी हाईएस्ट था। और बस इसी तरह द एज ऑफ वॉर खत्म हुआ और शांति लौट आई। उसके बाद मैं वासन फैक्शन में रह के ज्यादातर समय मुरिम के बारे में स्टडी करने लगा। और मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी स्टूडेंट नहीं बनाया था क्योंकि मैं राइटफुल तरीके से एल्डर का सीट को प्राप्त नहीं किया था। मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था और इस चीज को सोच के परेशान हो रहा था कि दूसरे क्या सोचेंगे। मेरा किस्मत खराब था। एक एल्डर के बड़ा होने के बाद वासन फैक्शन के अंदर स्टोर किया गया मुरिम के किताबों को मैं ओपन करने के लिए भी सक्षम हो चुका था। इसलिए वहाँ पर मेरा जो औहदा था वो और भी ज्यादा बढ़ चुका था। पर मेरा लाइफ का कोई खास मीनिंग नहीं था। मैं वो प्यार नहीं पा पाया जो सबके लिए बहुत आसान था। मैंने अपनी पूरी टाइम मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने में ही बिता दिया, कभी किसी औरत का हाथ नहीं पकड़ा। मैं मुरिम में सफल होना चाहता था पर मैं उतना भी अच्छा नहीं था। अंत में सब उल्टा पड़ गया। मुरिम के इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट केओटिक एरा। अभी भी अनगिनत कहानियां प्रचलित है। एक नायक है और एक खलनायक है जिन्होंने अपना नाम प्रसिद्ध किया है, लेकिन मैं दोनों में से कोई भी नहीं। मैंने मेरे लाइफ को बर्बाद कर दिया है। कैसे मैं इस जैसा लाइफ का लालच कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर है वहीं पर अपना सांस छोड़ देता है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर जो अपने थे, मतलब मेन कैरेक्टर जिनको पसंद करता था, उन सब का एक पीछे से एक साथ एक खूबसूरत सी तस्वीर दिखाया जाता है। साओ चैन हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसको कि एक लेडी आके पुकारती है। और आप समझ गया होगा कि ये कौन है। ऑब्वियसली बात है, ये हमारा मेन कैरेक्टर है साओ चैन। साओ चैन सामने देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान होता है और उनको कहता है, मास्टर पर कैसे। ये कुछ दिन पहले की बात है जब तुम मेरे लिए फुट फुट कर रो रहे थे। इसके बाद तुम नींद में ही बात करने लग गए थे। साओ चैन तो ये सब बात सुन के सिर्फ हैरान होकर बैठा ही रहता है और अचानक से उसे सब समझ में आ जाता है। ये चीज तो अनबिलीवेबल है। मैं चू साओ चैन 8 साल का हूँ, वासन फैक्शन का 4th जनरेशन का स्टूडेंट, मास्टर यू जेंग मोक, हम इन्हें यू कह के ही पुकारेंगे। ये मीडिया जी की है और वासन फैक्शन का 3rd जनरेशन की स्टूडेंट थी। मैं एकदम श्योर हूँ कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ। मैंने इस बारे में कुछ दिनों से डजन्स ऑफ टाइम सोच चुका हूँ। अब मैं इस बारे में श्योर हो चुका हूँ। एज ऑफ वॉर में एल्डर बनने वाले जू साओ चैन अब मर चुका है। अब मैं वापस आ चुका हूँ वासन फैक्शन के अंदर अपने बचपन के दिनों में। फूल के ऊपर पहले के दिनों में खून से लथपथ है और इससे पहले कि इस दुनिया में जंग के लिए सारे वॉरियर्स रेडी हो, मैं लौट चुका हूँ। मैं इसे कर सकता हूँ। उसके बाद हम साओ चैन की एक पास्ट की मेमोरी देखते हैं जहाँ पर साओ चैन और उसका जो मास्टर था वो बहुत ही खुश था और आगे बढ़ रहे थे। पर उसी वक्त हमें और एक इमेज पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर साओ चैन का जो मास्टर है वो मर चुके हैं और साओ चैन वहाँ पर खड़े होकर रो रहा था। एक बार और मैं नहीं जानता कि मैं अतीत में कैसे पहुंचा या फिर मुझे अतीत में किसने भेजा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हफ्ते तक सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है एक बार और मेरे पिछले जीवन की यादों के साथ मैं इसे मेरा एक एडवांटेज के जैसा यूज करके अपने न्यू लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ। जब मैं एक एल्डर के सीट में बैठा उस समय मुझे मुरिम अलायंस और वासन फैक्शन के अंदर बहुत सारे सीक्रेट के बारे में पता चला। मैं आगे आने वाले सारे घटनाओं के बारे में भी जानता हूँ। चलो करते
कहते हैं, मैं इसे करने वाला हूँ। मैं मेरे पिछले लाइफ में एक पावरफुल फिगर था, पर अब नहीं। अभी तो मैं एक बच्चा ही हूँ, मुश्किल से 8 साल का ही होऊंगा। वासन फैक्शन के अंदर बच्चों का कोई भी फ्रीडम नहीं है। हम साओचन को देखते जो कि और बाकी बच्चों के साथ भाग रहा था और उसका हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुका है। हमें उस सभी नियमों और बेनियमों को पालन करना चाहिए जो कि हमें आगे की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। ये सोचना कि इस हेल जैसी ट्रेनिंग से फिर से गुजरना पड़ेगा। उसी वक्त साओचन के पीछे से उसका जो टीचर है वो चिल्लाते हुए कहता है, हे रुकना मत, भागते रहो वरना मैं इसे और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। एक बच्चा हो या एक बूढ़ा, ये मार देने वाला ट्रेनिंग अभी भी वैसे का वैसा ही है। हर एक टीचर को हर एक स्टूडेंट के लिमिट के बारे में पता होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिनाओ एक जगह पे लेट चुका है और उसके पास एक टीचर आके उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम अभी भी उठ सकते हो, तुम्हारे लिए इतना आराम काफी है। बेहोश होने से पहले आराम करना जरूरी है, इससे तुम रिकवरी भी कर सको और उसके बाद भाग भी पाओ। बुरी बात यह है कि मैं अभी तक ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचा भी नहीं हूँ। 4th जनरेशन का ट्रेनिंग सेंटर नाकान टेम्पल के अंदर लोकेटेड है, पर उस जगह पर जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए उसे नाकान हेल भी कहा जाता है। हम देखते हैं साओचन बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उस सीढ़ी को पार करके ऊपर आ जाता है। हम देखते हैं साओचन बाकी बच्चों के साथ शॉर्ट ट्रेनिंग कर रहा था, उन्हें भी कुछ टीचर मॉनिटर कर रहे थे। साओचन अपने मन में सोचता है, मुझे भी बहुत ही दूर तक जाना है। सीन शिफ्ट होता है 1 साल के बाद, जहाँ पर हमारा साओचन का एज अब 9 साल का हो चुका था। साओचन का मास्टर उसे कहता है, ओ तो तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। साओचन सोचता है, शुरुआत में ये बच्चे जैसा व्यवहार थोड़ा अजीब लगता था, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मैं इस चीज में आदी भी होता गया। साओचन का मास्टर बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है, ओ हाँ, तुम्हें आज से ही इसे खुद से करना पड़ेगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अपने आप से कर सकते हो। साओचन अपने मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, फाइनली हमें इस बारे में बताया जाता है कि आखिर बात क्या चल रही है। साओचन का जो मास्टर है वो हमेशा साओचन के साथ रहता है और उसे हमेशा ट्रेनिंग करवाती है। इसके वजह से साओचन खुद से कोई भी टेक्निक या कुछ भी ट्रेनिंग कर नहीं पा रहा था। अब जाके मास्टर ने उसे फाइनली कह दिया कि अब से तुम्हें खुद से ही ट्रेनिंग करना पड़ेगा और इसी वजह से साओचन आज बहुत ज्यादा खुश था, जो कि हम देख पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठा था, मुझे नाकेन हेल को भी पार करना था। और भाइयों हाँ, ये नाकेन जो टेम्पल है उसके रास्ते को ही बता रहा है। और क्योंकि हमारा साओचन पास्ट में रिइंकार्नेशन हुआ है तो उसे फ्यूचर के जो टेक्निक्स बोलो या जो सीक्रेट आर्ट्स है वो जरूर उसे पता होगा, तो उसी टेक्निक को वो प्रैक्टिस करना चाहता था, पर क्योंकि उसका मास्टर के सामने तो वो ऐसा परफॉर्म कर नहीं पाता ना। हम दोबारा अपनी कहानी में आते हैं। जब मुझे लगा चीजें बेहतर ही हो रही थी तभी उन लोगों ने इस रेस की जो डिफिकल्टी है उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। इसकी वजह से हमें और भी ज्यादा सफर करना पड़ा। अगर ये मेरे जिंदगी में दूसरा मौका भी है, मैं नाकान जैसी भयानक जगह में दोबारा एक्सपीरियंस करना नहीं चाहता, एक बार ही काफी है। और इसके साथ साथ 1 साल की मेमोरी को ऑर्गेनाइज करना। मुझे पता है कि मुरी में क्या होने वाला है, पर ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है। इंसान की भी एक लिमिट होता है, तो मैंने भविष्य में होने वाली सारे इम्पोर्टेंट इवेंट को नोट करना शुरू कर दिया है। किसने सोचा था उस समय मैंने जो लर्न किया था वो इस समय मुझे इतना ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, ये आखिरकार आ ही गया। मैं आखिरकार उस चीज में काम कर सकता हूँ जो मैं पिछले साल से इंतजार कर रहा था। फ्यूचर में आज से 66 साल पहले उस समय वासन फैक्शन के अंदर एक प्रतिभाशाली जीनियस हुआ करता था जो कि अपने असाधारण प्रतिभा के लिए जाना जाता था। और उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को धन्यवाद जिसने मा हुआ की कॉन्ग का सीक्रेट को डिस्कवर किया है। और हाँ, इसका नाम कुछ ऐसा ही है। और ये मार्शल आर्ट टेक्निक्स का बेसिक से भी बेसिक है जिसको वासन फैक्शन के अंदर सभी लोग जानते थे। कौन सोच सकता है ऐसी सिंपल चीजों के अंदर ऐसा सीक्रेट छुपा होगा। हम देखते हैं साओचन एक पेड़ के नीचे आके कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। ये कमजोर है पर मैं इसे फील कर सकता हूँ। माहुआ की एनर्जी, मैं हुआ की कॉन्ग का सीक्रेट, मैं हुआ यूथ कॉन्ग। खास मंत्र उच्चारण से आप मैं हुआ पेड़ की एनर्जी ले सकते हैं और आप सिर्फ इसकी लाइफ फोर्स ही नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मैं हुआ का पेड़ कब का मर चुका होता और तब इसे एक कोई टेक्निक नहीं कहा जाता।
तुम उसकी लाइफ फोर्स ले नहीं रहे हो, तुम सिर्फ उधार ले रहे हो। जो भी चीज मैं हुआ एक्सेल करता है, मैं उसे इनहेल कर लेता हूँ। इसका मतलब मान लो पेड़ ने ऑक्सीजन छोड़ा और हमने उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया। यही चीज यहाँ हो रहा है। जो ट्री है, मतलब जो माहुआ जो पेड़ है, वो जो नेचर में एनर्जी छोड़ रहा है और उसी में उसका थोड़ी बहुत लाइफ एनर्जी भी होता है, तो वही एनर्जी की बात यहाँ पे चल रहा है बेसिकली। तो मुझे पहले ये सब समझने में थोड़ा समय लग गया था, आप सबको तो मैं मतलब एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको इतना जोर दे के बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी इसको समझने में थोड़ा टाइम लग गया। इसकी वजह से मैंने सोचा आप सबको क्यों तकलीफ दूं, थोड़ा इसलिए बता दिया कि सिर्फ ह्यूमन में नहीं होता, वो बाकी जानवर और पेड़ पौधों में भी होता है। ये सही है कि सभी जीवित प्राणियों को इसे जानना चाहिए और इसमें सांस लेना चाहिए। अगर मैं ये बात बताता हूँ, मुझे इसकी वजह से हॉनरी टाइटल्स भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा उस व्यक्ति के साथ करना गलत होगा। मैं इसे अपने तक ही रखूंगा। हालांकि माहुआ की कॉन्ग को अपनी स्टेबिलिटी की वजह से जाना जाता है। इसकी लिमिटेड स्पीड और कैपेसिटी की वजह से इसको ज्यादा प्रेज्ड किया नहीं गया, मतलब प्रशंसा ज्यादा किया नहीं गया। लेकिन इस सीक्रेट को डिस्कवर करने के बाद इसे हाईएस्ट अप्रेजल और रिकॉग्नाइजेशन मिला नए खोजे गए सीक्रेट्स के साथ। और इसके अंदर जो लिमिटेड स्पीड और कैपेसिटी का प्रॉब्लम था, उसे भी इंक्रीज और एक्सपेंड कर दिया गया। मैं इससे दूसरों से आगे निकल सकता हूँ, और क्योंकि मास्टर मेरे आसपास नहीं है, तो मैं सिर्फ यही करूंगा। मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं बचता जिसकी वजह से मैं मेहुआ की कॉन्ग का फ्लो को सप्रेस करके रखूं। ऑलराइट, मेहुआ की कॉन्ग जो कि 5 स्टार का था, वो अचानक से बढ़ के 10 स्टार पे इंक्रीज हो चुका है। मैं अपनी ट्रेनिंग की कमी की वजह से अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं ले जा पाया, लेकिन मैं समय के साथ अपने लिमिट के पार पहुंच जाऊंगा। मैंने फाइनली अपने भविष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाया। हाँ, तो कैसे हो सब भाई लोग। मैं आपको वीडियो के एंड में यही बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि वीडियो बहुत ही लेट आ रहा है, और इसका वजह भी मैं बता देता हूँ। मेरा कॉलेज वगैरह है, और उससे पहले मेरे बहुत सारे यहाँ पर फेस्टिवल वगैरह हो रहा था। मैंने कोशिश भी किया था रिकॉर्ड करने पर क्या करूँ, साउंड वगैरह बैकग्राउंड में आ रहा था। मैं हटा भी सकता था, पर वो वीडियो मतलब ऑडियो बड़ा बेकार हो जाता। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो इतने बाद आ रहा है इसके लिए सॉरी। हमारे साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। हेलो भाइयों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होता है एक पर्सन जो कि कहता है, मैंने सुना है कि तुमने मेहुआ की कॉन्ग का 5 लेवल को अचीव कर लिया है, क्या ये सच है। और हमें इसके बारे में पता चलता है ये 3rd जनरेशन का प्यूपिल ट्रेनिंग मास्टर है। इसका नाम है चियोल वुंग। सावचन उस टीचर को देख के कहता है, हाँ मैंने कर दिया। टीचर सावचन को देख के कहता है, मैं तुम्हें माहुआ टेक्निक सिखाऊंगा। ये सुनते ही सावचन से कहता है, थैंक यू टीचर। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वही टीचर सभी को ट्रेनिंग दे रहा था और कहते हैं, फिश टेक्निक वासन का फाउंडेशन है और शॉर्ट फाइटिंग से पहले फिश टेक्निक सीखना अच्छा होता है, तो कोई शिकायत नहीं और जोर से मुक्का मारो। ये सुनने के बाद सभी बच्चे ये सर कह देते हैं। वो सर मन में सोचता है, ये लोग यूजुअली गुस्सा हो जाते हैं इनको शॉर्ट यूज ना करने देने से, पर ये डिफरेंट है, मुझे पसंद आया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सावचन मेडिटेट कर रहा था माहुआ ट्री के नीचे। और हाँ, हम इसे माहुआ ट्री के अलावा हम इसे ब्लॉसम ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे ब्लॉसम ट्री या माहुआ ट्री कहूंगा, तो समझ जाना। तभी सावचन के पास कुछ बच्चे आके उसे कहते हैं, हे माहुआ लवर। वो बच्चे सावचन को देख के कहते हैं, वही तुम्हारा एकमात्र फ्रेंड है ना। सावचन को पहले इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उसके बाद वो समझ जाता है और वो अपने जगह उठते हुए कहता है, बच्चों से ज्यादा बुरा और कोई नहीं हो सकता। सावचन का इस तरह से बातें करना उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता और वो एक दूसरे से कहता है, आखिर ये क्या कह रहा है। सावचन कहता है, आमतौर पर मैं यही कहता कि ये बड़ा भाई तुम सबसे परेशान होने के लिए अभी बहुत ही ज्यादा बिजी है, तो यहाँ से चले जाओ। बच्चे सब कहता है, क्या। फिर सावचन कहता है, लेकिन अगर मैं करता अभी तभी तुम लोग कैसे भी करके मुझे परेशानी करते, तो मैं इस नफरत को तोड़ना चाहता हूँ इससे पहले कि घटनाओं का एक श्रृंखला बन जाए। सावचन उनकी तरह आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम इविल डूअर्स, मैंने मेहुआ टेक्निक की स्टडी इसी वजह से किया जिससे कि मैं इस जैसे चेनों को ब्रेक कर पाऊँ। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा देखता है सावचन उसी तरह आगे बढ़ता है, तो वो घबराते हुए अपना जो फिश टेक्निक है वो चालू करते हुए कहता है, आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है। और हम देखते हैं सावचन उसके सारे अटैकों से बहुत ज्यादा इजीली बच के उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है जिससे कि वो दूर जाके गिरता है। सावचन एक पंच बनाते हुए कहता है,
हाँ ये ठीक है, कांग हो का पंच। सारे बच्चे कहता है आखिर ये क्या बकवास कर रहा है, अभी अभी तो इसने किक मारा। उसके बाद कुछ बच्चे साओचन की तरह आगे बढ़ते हुए कहता है ये क्रेजी बेवकूफ। साओचन हंसते हुए कहता है ये मेरा माहुआ टेक्निक है, इसे संभाल के दिखाओ। उसके बाद साओचन ने उन बच्चों के ऊपर पंचों का एक बारिश ही कर दिया है, जिसकी वजह से उन सब का हालत बहुत ज्यादा बेकार हो चुका था। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा साओचन का एक डेविल सा लुक। साओचन एक बच्चे के पास आके एक डेविल लुक देके उसे कहता है क्या तुम मेरे एक सीक्रेट फ्रेंड बनना चाहोगे। ये सुनते ही वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साओचन माहुआ ट्री के नीचे बैठा था और वो कहता है मैं 1 महीने के अंदर 6 महीने का एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ। 8 साल के अंदर कोर एनर्जी को डेवलप किया। ट्रेनिंग के द्वारा माहुआ की कॉन्ग को जमा करने में 1 साल बिताया और मैं इसका आधा सिर्फ 1 महीने में कर पाया। माहुआ यूथ कॉन्ग कोई मजाक नहीं है। यहाँ तक कि माहुआ फिश टेक्निक जिसे सीखने में 1 ईयर का समय लग जाता है वो 1 महीने में ही सीख ली गई। मुझे लगता है आप सिर्फ इसमें रिपीटेशन करना ही बाकी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या जानते हैं अगर आपका बॉडी उसे फॉलो ना कर पाए तो। मैं इस बढ़ते हुए लड़के की बॉडी पर जोखिम उठाने का रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर मेरे बॉडी ने मुझे अलाउ करता तो मैं सीधे जाके शॉर्ट ट्रेनिंग करना शुरू कर देता। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है स्टेप बाय स्टेप खुद को आगे बढ़ने के अलावा। और भाइयों मैं इस समय सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आवाज थोड़ा अजीब लगेगा तो मैनेज कर लेना, ठीक है। लेकिन ये वास्तव में लोगों के नजरों में बहुत ही ज्यादा फास्ट हो सकता है। साओचन को अचानक से कुछ नोटिस होता है तो वो साइड में देखता है, वही बच्चा उसे देख के मुस्कुरा रहा था। साओचन उसे कहता है क्या तुम दोबारा वापस आ गए। उसके बाद साओचन कुछ देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हम देखते हैं ये उसी लड़के का मास्टर है। वो मास्टर साओचन को देख के कहता है क्या तुम माहुआ लवर हो। साओचन उसे ग्रीट करते हुए कहता है मेरा नाम जू साओचन है और मैं 4th जनरेशन का प्यूपिल हूँ और प्यूपिल का मतलब स्टूडेंट ही होता है। साओचन मन में गुस्सा आते हुए कहता है ये बास्टर ने अपने मास्टर को भी बुला लिया। मैं वो पर्सन हूँ जो तुम्हारे मास्टर यू जनमुख का ओहदे के बराबर है। साओचन उस मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। वो टीचर साओचन को रिप्लाई करते हुए कहता है मैंने सुना है हाल ही में तुम्हारे और मेरे स्टूडेंट के बीच कुछ हुआ है। साओचन कहता है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी वो लड़का उसे चिल्लाते हुए कहता है मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे तुमने मेरे ऊपर स्नीक अटैक किया, तुम कायर कहीं के। साओचन चिल्लाते हुए कहता है ये सच नहीं है। साओचन चिल्लाते हुए कहता है आपके स्टूडेंट ने मुझे हमेशा की तरह मेरे ट्रेनिंग के समय मुझे परेशान करने की कोशिश किया था। और टीचर साओचन से कहता है उसने तुम्हें हैरास किया। साओचन हाँ कहते हुए कहने ही वाला होता है पर हम देखते हैं साओचन के गाल में एक तमाचा पड़ चुका है जो कि उसी टीचर ने उसे मारा होता है। वो टीचर साओचन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ कहने की। क्या तुम्हें नहीं पता मेरे स्टूडेंट ने तुम्हारे साथ दोस्ती करने की कोशिश किया क्योंकि तुम्हारे आसपास दिखने वाला कोई भी नहीं है और तुमने ग्रेटिट्यूड शो करने के बजाय तुमने रिस्पॉन्स वायलेंस से दिया है। क्या तुम्हें तुम्हारी जगह का पता नहीं है। और ये सब देख के वो लड़का साओचन पे हंस रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूं इससे अगर तुमने माफी मांगी होती। उसके बाद वो टीचर दोबारा साओचन के ऊपर थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है पर तुम्हें तो सजा की जरूरत है। साओचन आंख बंद करते हुए अपने मन में सोचता है मैं इसे डॉज नहीं कर सकता, अगर मैं कर भी लेता तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाती। चलो मार खाना खत्म करते हैं। मैं नहीं चाहता इसका असर मेरे मास्टर पर पड़े। साओचन अपना आंख धीरे धीरे खोलता है और अपने सामने देखता है उसका मास्टर उसके सामने उस टीचर का हाथ को रोक लिया था। साओचन का मास्टर उस टीचर को कहता है तुम क्या सोचकर ये कर रहे हो। वो दूसरा मास्टर उसे देख कर घबराते हुए कहता है यू जैंकमॉक। वो मास्टर अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है तुम कब तक मुझे रोकने के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। साओचन का मास्टर कहता है आखिर तुम यहाँ पर कर कह रहे थे। वो मास्टर कहता है कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे स्टूडेंट ने ही वायलेंट एक्शन को कमिट किया था। वो लड़का भी चिल्लाते हुए कहता है ये एकदम सही है, वो बहुत ही ज्यादा बुरा है। हाँ उसने काइंडनेस को इग्नोर कर दिया और एक कायर की तरह उसके ऊपर पहले हमला कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है मास्टर, मैंने तो अकेले ही ट्रेनिंग किया था। साओचन का मास्टर कहता है मेरा स्टूडेंट ऐसा बच्चा नहीं है जो कि इस तरह का हरकत करे। और साओचन ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मास्टर की ओर देखता है। साओचन का मास्टर कहता है मुझे इस बच्चे पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा पर्सन नहीं है जो कि इस तरह
तरह का कुछ करेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि सावचन तो पहले ट्रेनिंग करने गया था अकेले में, तो उसे उस बच्चे ने आके मतलब उस सारे बच्चे आके परेशान कर रहे थे। तो उसके बाद सावचन, जैसे कि हमने देखा था कि सावचन और उन दोनों बच्चों में एक फाइट छिड़ चुकी थी, पर यहाँ पर कोई स्नीक अटैक हुआ नहीं था प्रॉपरली। तो इल्जाम लगाया जा रहा है हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर कि उसने पहले तो स्नीक अटैक किया था कि एक कल्टीवेटर के ऊपर शोभा नहीं देता, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो लोग उसे फ्रेंडशिप के लिए पूछने गए थे, पर ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। वो सब उन्हें मतलब बुली करना एक तरह से बोल सकते हो, क्योंकि वो जो ब्लॉसम ट्री है उसके नीचे प्रैक्टिस करता था, इसके लिए उसे माहुआ लवर कह के या फिर और बातें करके उसे परेशान कर रहा था। उसे जो ट्रेनिंग है उसमें परेशानी क्रिएट करने की कोशिश किया था। तो मेनली यही बात है, क्योंकि सावचन ने उसे पीटा था बहुत ज्यादा, तो उसने अपने मास्टर को कंप्लेन कर दिया। तो उसके मास्टर आ गया, सावचन को पीटा, तो अब सावचन का मास्टर आ गया। तो बस यही चल रहा था। तो मैंने अब क्लियर कर दिया। तो आते हैं हमारे मेन कहानी में। वो मास्टर कहता है, क्या तुम इस बारे में जोर दे रहे हो कि मैंने झूठ कहा है? रिप्लाई देते हुए सावचन का मास्टर कहता है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे अपने स्टूडेंट पर भरोसा है, उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वो टीचर अपना स्वॉर्ड और रिलीज करते हुए पोजीशन पे आ जाता है फाइटिंग करने के लिए और कहता है एंगेज। तो फिर ठीक है। उस वक्त सावचन का मास्टर उस मास्टर से कहता है, ब्रदर क्या तुम श्योर हो? और हम देखते हैं सावचन के मास्टर को, जो एकदम शांत दिख रही थी और उसके आसपास एक खूबसूरत सी ऑरा बह रहा था। और सावचन का मास्टर उसे कहता है, क्या तुम सच में इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो? ये सुनने के बाद वो मास्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है, ओह ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइट हो गया था। वो टीचर कहता है, मुझे पता होना चाहिए कि बच्चे बच्चे ही होते हैं। वो मास्टर घबराते हुए कहता है, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, मैंने तुम्हें माफ किया। और वो ये कहते हुए वहां से भाग जाता है और वो लड़का उसे मास्टर करते हुए उसके पीछे भागने लग जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं सावचन अपने मास्टर की तरफ आते हुए उन्हें मास्टर कह के पुकारते। तभी हम देखते हैं सावचन का मास्टर नीचे बैठते हुए खांसने लग जाता है और उसे देख के सावचन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उनकी तरफ भागते हुए आके मास्टर मास्टर चिल्लाते कहता है। और हमें इसे देख के तो इतना समझ आ जाता है कि सावचन का जो मास्टर है उनकी तबीयत खराब है और वो सावचन के सिर पे हाथ रखते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। सावचन का मास्टर उसे कहता है, मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, मुझे अगली बार थोड़ा केयरफुल होकर रहना चाहिए। सावचन घबराते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे पता है आखिर ये क्या है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। आज से 5 साल बाद जब मेरा उम्र 14 का हो जाएगा, मेरा मास्टर बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चली गई। और ये वही पिक्चर है जो कि हमने एपिसोड 1 में देखा था। द पोजेशन ब्लेड यू जंक मोक, एक निक नेम जो कि उन्हें दिया गया था क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। मास्टर के पास मार्शल आर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा प्रतिभा था, पर उसके पुराने जो बीमारी थी उनकी वजह से उनका बॉडी हमेशा वीक रहती थी। हालांकि उनके स्किल में कोई भी गिरावट नहीं आई है। जब वो अचानक हरकतें करती है तब उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। ये ऐसा है कि जैसा स्वॉर्ड ऑरा को ज्यादा यूज कर लेना या शरीर का जो ऊर्जा है उसे ज्यादा यूज कर लेना, तो ये कुछ ऐसा ही है। अपने इस तरह का ग्रेट स्किल की वजह से वो हासन मेहुआ में ज्वाइन भी हो सकती थी, पर उनकी कंडीशन उन्हें अंदर जाने नहीं दे रही थी। हम अगले पैनल में देखते हैं सावचन अपने मास्टर की तरफ भागते हुए आता है और हम देखते हैं सावचन के मास्टर वहाँ पर बेहोश हो चुका था और शायद ये अतीत की कुछ कहानियां हैं। सावचन कहता है, मैं आज भी नहीं भूल सकता आखिर क्या हुआ था उस दिन। सावचन गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने मास्टर को दोबारा ऐसे खोने दूंगा? हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सावचन अपने मास्टर को धीरे धीरे करके ऊपर उठा रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मैं इसे होने से रोकने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ करूंगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सावचन अपने मास्टर को सेव कर पाएगा इस सब से? ये जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना भूलना मत। तो एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग? तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
हमने जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि साओचन ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके अपना जो मास्टर है उन्हें कुछ होने नहीं देगा। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं साओचन एक लकड़ी को लेके जमीन में कुछ ड्रॉ कर रहा था। साओचन कहता है मुझे तो बड़े काम करने पड़ेंगे, मुझे मेरे मास्टर का भाग्य बदलना पड़ेगा जो कि अगले 5 साल में गुजर जाएंगे, और मैं पहला पर्सन होऊंगा जिसके हाथ में 3 स्पिरिचुअल माइंड का नोट लगा है। 300 ईयर्स पहले एक लेजेंडरी थीफ हुआ करता था जिसका नाम पूरा मोरिम में फेमस था, 3 स्पिरिचुअल माइंड्स। वो जब पहली बार अपीयर हुआ था उसके बाद से पूरा 100 साल तक वो एक्टिव रहा। इसके बावजूद भी किसी को कुछ भी नहीं मिला सिवाय उसका कुछ राइटिंग्स के। जब 3 स्पिरिचुअल माइंड एक्टिव नहीं रहे तो गवर्नमेंट ने लोगों को नोटिफाई किया कि 3 स्पिरिचुअल माइंड को कैप्चर कर लिया गया, पर इस बात में किसी ने भी भरोसा नहीं किया। लोग एक दूसरे से कहने लगे क्या 3 स्पिरिचुअल माइंड पकड़े गए? ये बात तो एकदम नॉनसेंस है। पिछले 100 सालों से गवर्नमेंट और मोरिम ग्रुप मिलके भी उसका कोई भी ट्रेस ढूंढ नहीं पाया, लेकिन आज से 6 साल बाद लेजेंडरी नोट को डिस्कवर किया गया और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर तहलका मच गया। फ्यूचर में लोग नोट डिस्कवरी के बाद झुंड बना के ट्रेजर साइड में जाएंगे। हम अगले पैनल में देखते हैं ये लोग एक दूसरे से ही लड़ने लगे ट्रेजर को पाने के लिए। ये इनफ था लोगों के बीच केओस फैलाने के लिए, लेकिन इससे कोई युद्ध नहीं हुआ। लिना उस चीज को सोचते हुए अपने मन में कहता है मुझे जितनी जल्दी हो सके उस जगह को साफ करना है। ट्रेजर इकट्ठा करने से मुझे दौलत मिलेगी जो कि आगे चल के मेरे फ्यूचर में काम आएगा। दुख की बात यह है कि अगले 6 साल तक मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। 15 साल एडल्ट होने के काफी करीब है, पर इतनी काफी नहीं होगी। वासन फैक्शन के अंदर एडल्ट बनने के बाद मुझे आजादी मिले। अब क्या करना चाहिए? सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 महीने के बाद दिखाया जाता है और हम देखते हैं ये विंटर का टाइम है जहाँ पर साओचन आगे चलते हुए अपने मन में सोचता है 2 इयर्स का प्रोग्रेस सिर्फ आधे महीने के काम से। मुझे पहले से ही पता था, पर सच में मैं हुआ यूथ को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। साओचन दरवाजे को नॉक करते हुए कहता है अब मेरे पास एकमात्र विकल्प है डॉक्टर से उन्हें दिखाना, और वो ऐसा पर्सन है जो कि मोरिम के लीडर और एलर को भी मना कर देता है। मुझे एक बात अभी भी याद है, वो हमेशा रेयर मेडिकल बुक्स के बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहता है। क्या मुझे उसे लाइब्रेरी में चारा डाल के फंसाना चाहिए? नहीं, वो एक डॉक्टर है, वो किसी तरह का अफवाह सुन के कदम नहीं उठाएगा। साओचन अपने सिर पकड़ते हुए सोचता है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो गिनना ही भूल गया कि मैंने कितनी बार डॉक्टर को बुलाने की कोशिश किया है। काश मैं कुछ औषधियां ले पाता जो वो बनाता है। नहीं, ये बहुत महंगा होगा। रुको जरा, जरूरी नहीं है कि ये एक दवा हो, ये एक हर्ब भी हो सकता है। इन हर्ब की वजह से ट्रीटमेंट के साथ साथ की भी एम्पलीफाइंग किया जा सकता है, मतलब की भी बढ़ाया जा सकता है। अब मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? चलो देखते हैं। हाल ही में खोजी गई हर्ब्स। अरे हाँ, वो फल जो कि 20 साल के बाद वासन के पास में ढूंढा जाएगा। इसमें इतनी ताकत है कि एक नॉर्मल इंसान को भी एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट बना सकता है इसकी मेडिकल पावर की वजह से। ये काफी होना चाहिए। ये उत्तर की दिशा में एक वाटर क्यूब के पास पाया गया जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे इसे ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी हुई क्योंकि ये जिसके पास था वो दुनिया में सभी को इसके लोकेशन के बारे में बताते फिर रहा था। मैं पूरे समय इस नोट की वजह से अंधा ही हो गया था। मुझे हर बात में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और साओचन अपने मास्टर से कहता है मास्टर क्या आप ठीक है? इससे रिप्लाई में जो साओचन का मास्टर वो उसे कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साओचन अपने मन में सोचता है मुझे मौका तभी मिलेगा जब मास्टर पीरियोडिक मीटिंग में बैठेंगे। ये 1 सप्ताह में होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं साओचन का मास्टर साओचन से कहता है मैं अगले 4 डेज में वापस आ जाऊंगा। इसके रिप्लाई में साओचन अपने मास्टर को अपना ध्यान रखने के लिए कह देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साओचन एक गुफा को खोद रहा था और अपने मन में कहता है इस जगह से बाहर निकलना आसान है। इस तरह के रेड होल्स का उपयोग करके साओचन उस जगह से निकलते हुए अपने मन में सोचता है क्या मैं वहां पर एक दिन के अंदर पहुंच सकता हूं? साओचन एक जगह पे रुकता है और अपने मन में कहता है सच में ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मैं यहाँ पर पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी को यूज कर लिया है, लेकिन ये ठीक था क्योंकि मैं यहाँ पर समय पर पहुंच चुका हूँ।
उफ, लेकिन मैं सच में अंदर नहीं जाना चाहता। मैंने अपने कपड़े नजदीक ही दफना दिया और मैंने खुद को तैयार करने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग भी की। उसके बाद सावचन रेडी होता है और तुरंत ही पानी के अंदर जंप कर देता है और अपने मन में सोचता है, मैं होप करता हूँ कि मैं तुरंत ही यहाँ पर मर ना जाऊँ। डैम, मुझे जंप करने से पहले ज्यादा प्रिपेयर करके आना चाहिए था। अगर मेरे मास्टर ना होते तो मैं वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता। खुद को संभालो, ये पेन कुछ भी नहीं है अगर मैं अपने मास्टर को बचा सकूं। मैं हेल भी जाऊंगा और उन्हें बचाने के लिए मैं वापस भी आऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं सावचन पानी से निकलता है और हम देखते हैं ये जगह एक गुफा जैसी जगह होता है। सावचन पानी से निकलते हुए आगे बढ़ता है और अपने मन में सोचता है, गॉड डैम इट, मैंने सोचा था तो मैं मर ही जाऊंगा। मैं इस तरह तो जमकर ही मर जाऊंगा। मैं अपनी एनर्जी को थोड़ी सी गर्मी पैदा करने के लिए यूज करूंगा। अब ठीक है, अब चलो उस फल को लेते हैं और वासन में वापस लौटते हैं। उसके बाद सावचन धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वो अपने सामने देखता है एक खूबसूरत सी चमकदार पेड़। मैंने इसे ढूंढ लिया। और सावचन देखता है उस पेड़ के नीचे ही वो फ्रूट होता है और उसे एक बहुत बड़ा सा स्नेक उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए उसी पेड़ से लिपटा हुआ था। और सावचन उसे देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, एक मिथिकल क्रिएचर। तो हमें पता चलता है ये स्नेक एक मिथिकल क्रिएचर है। इसके साइज को देख के ऐसा ही लगता है कि ये कम से कम 100 साल का तो होगा ही। ऐसा लगता है वो अभी तक सो रहा है। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी मिथिकल सर्पेंट के बारे में सुना हो जो कि पेड़ का रक्षा करता है। ये यहाँ पर क्यों है? ओह अच्छा, तुम मूर्ख, बेशक तुमने इसके बारे में नहीं सुना। ये जगह अगले 20 सालों तक नहीं खोजी गई। 20 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तब की डिफरेंस में कुछ तो अलग होगा ही। मुझे क्या यहाँ से भागना चाहिए? तभी सावचन को उस फ्रूट को देखते हुए अपने मास्टर का याद आता है और वो धीरे धीरे करके उठता है और उसकी तरह आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैं अगले साल वापस आने की कोशिश भी करूं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो क्रिएचर यहाँ नहीं होगा। मैं बाद में किसी भी बात पर पछताना नहीं चाहता। उसके बाद हम सावचन को देखते हैं जो कि इस फ्रूट को लेने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो देखता है उसी फ्रूट के नीचे और एक फ्रूट होता है। ये देख के वो कहता है, क्या 2 फ्रूट? ये तो किस्मत की बात है। उसके बाद वो ध्यान से उस फ्रूट को उठा लेता है और उस स्नेक की तरफ एक बार देखता है कि वो स्नेक अभी तक सो रहा है। ये देख के सावचन वहाँ से निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं वो स्नेक हमारे सावचन की तरफ घूर रहा था और वो सावचन के पीछे से उठ जाता है और इसे महसूस करते हुए सावचन अपने पीछे घूम के देखता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सावचन का जो साइज है वो स्नेक का जो सर का साइज है उससे भी शायद छोटा होगा और हमारा जो स्नेक है वो सावचन को घूर घूर कर देख रहा था पर उसे कुछ कहता नहीं, मतलब उसे कुछ करता नहीं है। उसे थोड़ी देर देखने के बाद अपने सर को घुमा के दोबारा सो जाता है। इसे देख के सावचन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सावचन उन दोनों फलों को लेके वहाँ से निकल जाता है और दोबारा अपने घर पे आ जाता है और एक टोकरी पर उन दोनों जो फल है उसे रख के अपने मन में सोचता है, मैं इसे मास्टर को कैसे दूंगा? ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि मैं उनके बिना नोटिस किए दे सकता हूँ। अगर मैंने उन्हें ये कहा कि ये फ्रूट्स रास्तों में मुझे पड़ा हुआ मिला तो क्या उसके बाद ये फ्रूट्स वो ले लेगी? तभी कोई कहता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? सावचन देखता है तो वो मास्टर होता है। सावचन का मास्टर उसे कहता है, तुम्हारा चेहरा पिछले कुछ दिनों में गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा है। अगर तुम इसे अपने आप हल नहीं कर पा रहे हो तो किसी और से मदद लेना फायदेमंद हो सकता है। हाँ, अगर वो मुझसे शक करती है और पूछताछ करने लग जाती है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब उनकी भलाई के लिए है। लेकिन इस फल के औषधीय गुण खत्म होने की संभावना भी है। ये सबसे खराब स्थिति है। मास्टर, क्या आप इसे लेने के लिए तैयार हैं? आखिर ये है क्या? सावचन रिप्लाई में कहता है, ये एक मेडिसिन है। मुझे पता है ये थोड़ा सीधा तरीका है पर मुझे कैसे भी करके उनको ये खाने के लिए मनाना पड़ेगा। क्या तुमने इसे चुराया है? सावचन उनके रिप्लाई में उन्हें मना कर देता है। क्या तुमने इसे लिया? सावचन दोबारा बताता है, नहीं। सावचन का मास्टर उसे दोबारा कहता है, क्या तुमने इसे पाने के लिए किसी को धोखा दिया? रिप्लाई देते हुए सावचन कहता है, कभी नहीं मास्टर। इस बात सुन के सावचन का मास्टर उसे कहता है, तुम्हें ये कैसे मिला? सावचन इसके जवाब में कुछ बोल नहीं पाया। जब मैं यहाँ से गया था तब तुम हासन से बाहर गए थे और तुम्हें अचानक से मिल गया।
ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मैं ये तुम्हारे चेहरे पर देख सकता हूँ। साजन उन्हें कुछ कह नहीं जाता है, तभी मास्टर उसे कहता है, ये ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। ये सुनते ही साजन कहता है, आप मुझ पे भरोसा करते हो? कैसे? आपने बिना किसी सबूत के मेरे ऊपर भरोसा कर लिया। अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट पर ही भरोसा ना करे तो वो किस पर भरोसा करे? अगर मैं तुम पर शक करती तो मैं 1 साल पहले से तुम्हें सवाल करना शुरू कर देती। साजन ये सुन के अपने मन में कहता है, क्या उन्होंने पहले से ये चीज नोटिस कर लिया था? साजन का मास्टर कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मैंने देखा है तुम उस दिन के बाद से ज्यादा मैच्योर हो चुके हो। ये सिर्फ इतना है कि तुम इसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। तुम ऐसा इसलिए कर रहे होगे क्योंकि तुम्हारे पास इसके लिए कोई रीजन होगा। अगर ऐसा है तो इसके पीछे कोई कारण भी होंगे कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए, है ना? और इसीलिए मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। और ये देख साजन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है, थैंक यू मास्टर। इसके जवाब में उसका मास्टर से कहता है, तो फिर मैं तुमसे अपनी रक्षा करने के लिए कहूँगा। थोड़ी सी रुक जाओ, मुझे कुछ बोलना है। और देखो भाई लोग, मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ। मैं जो ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं मेरे जो बात करने की तरीका है, मतलब मैं बात करने में रुक के बात करता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना? तो कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जो कि मैं ठीक से उच्चारण कर नहीं पाता, ठीक है? तो मुझे बहुत ही तकलीफ होता है उस एक मतलब वर्ड को बोलने में, ठीक है? तो ऐसा ही होता है कि मैं जब ऐसे एक्सप्लेन करने जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है ऐसे। वैसे अभी तो मैं ठीक से ही बातें कर रहा हूँ, पर कुछ वर्ड ऐसा आता है तो उस वर्ड में मैं कुछ बोल नहीं पाता, मतलब मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं उस समय एक्सप्लेन करके छोड़ के चला जाता हूँ क्योंकि मुझे होता नहीं उस समय एक्सप्लेन करना, ठीक है? तो इतना ही बात है। आई होप आप समझेंगे मेरी बात को। तो कहानी में दोबारा आते हैं। वैसा तो एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और वीडियो कैसी लगी, अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग? तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि साजन का मास्टर उस फ्रूट को खाने के लिए मान जाते हैं। तो यहीं से होता है हमारा इस एपिसोड का शुरुआत। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साजन का मास्टर बैठ के मेडिटेट कर रहे थे और हम देख पाते हैं कि उन्हें मेडिटेट करते हुए थोड़ी बहुत परेशानियां आती है और वो अपने मन में सोचता है, मैंने आज तक जितने भी मेडिसिन यूज किए हैं, ये फ्रूट का असर उन सब से बियॉन्ड है। हाँ, इस हिसाब से अरे ये क्या, मेरी बॉडी मेरी बात नहीं मान रही है? क्या मेरे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर रहे हैं? मैं उसे इस उम्र में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हमें रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साजन अपने मास्टर के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था। और कुछ देर बाद बीत जाता है और हम देखते हैं उस रूम का जो दरवाज़ा होता है वो ओपन होता है और साजन देखता है कि उसका मास्टर सही सलामत बाहर आ रहा है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं साजन का मास्टर उसके पास आके उसको गले से लगा लेता है और उसे कहता है, तुमने मुझे बचा लिया, तुमने मेरी जिंदगी को बचा लिया। साजन थोड़ा हैरान होते हुए अपने मास्टर को पूछता है, मास्टर आखिर हुआ क्या? इस रिप्लाई में साजन का मास्टर उसे कहता है, लगता है नेचुरल लाइफ फोर्स की का प्रॉब्लम था। लाइफ फोर्स की ये एक विशिष्ट प्रकार की की है, इसके साथ लोग पैदा होते हैं, इसे कभी दोबारा नहीं भरा जा सकता और एक की सोर्स का सबसे शुद्ध रूप है। अगर आपने अपने अंदर के की को खाली कर दिया तो आप या तो मर जाएंगे या आप परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। ये मेरा अनुमान है, लेकिन मेरा मानना है कि समस्या इसलिए थी क्योंकि जिस कटोरे में द नेचुरल लाइफ फोर्स की थी वो क्रैक हो चुका था। साजन अपने मास्टर से पूछता है, अब आखिर ये कटोरे का क्या मतलब है? ओह, लगता है मैं जानता हूँ कि वो किस बारे में बात कर रही है। ये बिल्कुल सही था कि मेरा शरीर कमज़ोर हो जाता क्योंकि मेरा नेचुरल लाइफ फोर्स की गड़बड़ हो गया था। लेकिन ये सोचना कि कुछ भी नहीं सिवाय उस फल के नेचुरल लाइफ फोर्स की को ठीक कर सकता था, जबकि किसी और दवा से ठीक नहीं हो सकती थी। साजन अपने मन में सोचता है, कोई बात नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बात ये है कि भविष्य बदल चुका है। उसके बाद साजन अपने मास्टर की तरफ देखते हुए उन्हें गले लगा लेता है और कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और साजन का मास्टर इसके रिप्लाई में कहता है, मुझे माफ़ कर देना तुम्हें इतना फिक्र करवाने के लिए,
लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। साजन हैरान होते हुए कहता है, क्या मेरे लिए? साजन का मास्टर उस फ्रूट को निकालते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ले लो। साजन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मास्टर को कुछ कह नहीं जाता है। तभी उसका मास्टर उसे कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ये कहो कि इसे संभाल के रखूं, और मैं अपने शरीर को जानता हूँ, मैं ठीक हूँ। अगर ऐसा है तो कृपया इसे साबित करने के लिए इसका उपयोग करो। अगर यही बात है तो तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं साजन का मास्टर साजन को घूर रहा होता है। ये देख कर साजन थोड़ा घबरा जाता है और कह देता है, अच्छा ठीक है। और ये सुन के साजन का मास्टर कहता है, ये अच्छी बात है। और हाँ, यहाँ पर जो और एक फ्रूट बच गया था उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है साजन उस फ्रूट को खा रहा होता है और अपने मन में सोचता है, उनका हेल्थ भी अच्छा है तो मैं इस काम को अपने लिस्ट से हटा सकता हूँ। मैं इस फल को खाने के बाद सराउंड एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपना ट्रेनिंग फिर से शुरू करूंगा। और यहाँ पर राइटर की तरफ से एक नोटिस आया है कि जो मियाहुआ कीकोंग जो टेक्निक है उसे अब से प्लम ब्लॉसम की आर्ट से बुलाया जाएगा। और मैं इसे आसान भाषा में ब्लॉसम की या ब्लॉसम आर्ट बोलूंगा तो समझना, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साजन एक पत्थर के ऊपर बैठ के अपना वो जो फ्रूट का एनर्जी है उसे कल्टीवेट करते हुए अपने मन में सोचता है, मैंने पिछले जीवन में जो अचीवमेंट हासिल की उससे मैं यहाँ प्लम ब्लॉसम की आर्ट के साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन इससे मैं बेवजह अपनी ओर ध्यान खींच लूंगा, जिससे मेरे कामों पर सीमाएं लग सकती है, इससे मेरे एक्शन पर लिमिटेशन लग सकते हैं और दूसरे लोग इससे अट्रैक्ट होंगे। तो मैं ब्लॉसम आर्ट्स की प्रैक्टिस जारी रखूंगा और ट्रेनिंग के दौरान दूसरे टेक्निक सीखते समय सबसे छिपा रहूंगा। और अभी द पर्पल हेज आर्ट्स, ये एक ऐसा आर्ट है जो सिर्फ वासन के सुप्रीम एल्डर को ही मिलता है। लेकिन ये एक अलग बात है कि 5 एल्डर्स को इसे सीखने का मौका मिला। एज ऑफ वॉर में अनगिनत जाने गए, इवन सुप्रीम एल्डर को भी इस समय के दौरान अपना जीवन गंवाना पड़ा। हालांकि सुप्रीम एल्डर का स्टूडेंट उनकी गद्दी पर बैठा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यंग है इसलिए उसका कोई स्टूडेंट नहीं था। और ये चीज सुप्रीम एल्डर का जो स्टूडेंट है उसके बारे में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उसके बाद ही सेक्ट का लीडर बन चुका था और उस समय ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा यंग था। आई होप आप समझ गए। तो आते हैं हम अपनी कहानी में। इस विचार के साथ नए सुप्रीम एल्डर ने उनके मौत के संभावना पर विचार किया और 5 एल्डर को अपनी अधीन चुना ताकि वो इससे जुड़ी मुख्य की इंफॉर्मेशन को याद रख सके। अनफॉर्चुनेटली पर्पल हेज आर्ट्स को सीखना प्रोहिबिटेड है, मतलब सीखना मना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये टेक्निक सिर्फ सुप्रीम एल्डर सीख सकते हैं। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा था उसके कारण यही एकमात्र विकल्प बचा था। लेकिन उसकी चिंता के विपरीत दुनिया में शांति लौट आई और क्या होता क्या नहीं जैसी बातें पूरी तरह से भुला दी गई। पर्पल हेज कला में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक था जो कि बहुत ज्यादा हार्ड था। यहाँ तक कि जो इसका अभ्यास करता है उसकी क्षमता को पूरी तरह से महसूस करने के लिए एक निश्चित सीमा तक पहुँचना होता है। पर्पल हेज टेक्निक को इसका नाम उस रंग से मिलता है जो इसके उपयोग करते द्वारा निकलता है। सीधी बात बोलो तो इस टेक्निक को परफॉर्म करते समय यूजर के आसपास पर्पल कलर का ऑरा बहता है, ठीक है। मतलब इस टेक्निक का जो नाम है वो इसी से पड़ा। लेकिन ये एक ऐसी शक्ति है जिसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उपयोगकर्ता अपने सीमाओं तक पहुंच चुका हो। जब तक उपयोगकर्ता एक सर्टेन पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, द पर्पल हेज टेक्निक का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ना ही दूसरे इसका पता लगा सकते हैं, जिसका मतलब है ये गुप्त रूप से सीखने के लिए एकदम परफेक्ट है। जब तक वो लोग इसके बारे में जान जाते हैं और मुझ पर सवाल उठाना शुरू करते हैं तब तक द एज ऑफ वॉर शुरू हो चुका होगा। जब ऐसा होगा तो मेरे पास एक अच्छा बहाना रहेगा। और देखो यहाँ पर मैं पर्पल हेज टेक्निक के बारे में बता देता हूँ, आप सबको कंफ्यूजन होगा तो साओचन को ये टेक्निक मिला कहाँ से अगर ये सुप्रीम एल्डर से सीख सकते हैं तो याद है जब साओचन मतलब मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तो साओचन का जब वो फास्ट लाइफ वाला जो था उसमें एक चीज आया था कि ये टेक्निक सिर्फ सुप्रीम एल्डर ही सीख सकते हैं, पर परिस्थिति ऐसा था कि कुछ किया नहीं जा सकता। तो हो सकता है उसी समय वो जो टेक्निक है वो 5 एल्डर में बता दिया गया हो, पर ये साफ तौर पर हमें बताया नहीं गया। देखो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, पर यही चीज है अगर आगे चल के हमें कुछ पता चलता है तो ठीक, वरना नॉर्मली अगर देखा जाए तो हाँ यही असलियत में बात है, क्योंकि उस समय सब मतलब एक क्योटिक एरा था
तो वो जो न्यू सुप्रीम एल्डर है वो हो सकता है अपने जो 5 एल्डर थे उनको भी ये टेक्निक सिखा दिया होगी, मतलब पास कर दिया होगा। ठीक है, तो यही बात थी। तो हम दोबारा आते हैं अपनी कहानी में। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय के बाद दिखा जाता है जहाँ पर हमारा साजन कल्टीवेशन पूरा करते हुए अपने आंखें खोलता है और कहता है, आखिरकार मैंने उन सबको अपना बना लिया। साजन कहता है, फल खाए हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। तो अब हमें पता चलता है कि साजन कल्टीवेशन करते हुए उसका 1 महीना हो चुका है। इसका शुक्र है मेरा शरीर बिना किसी परेशानी के सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में सक्षम था। अगर मैं अपने प्राप्त की गई सारे एनर्जी को कैलकुलेट करूँ तो ये लगभग 30 साल है। मतलब समझ रहे हो, सावचन ने फ्रूट खाने के बाद 1 मास ये जो कल्टीवेशन किया है इसकी वजह से उसे 30 साल का एनर्जी मिल चुका है। पर बंदा फिर भी खुश नहीं है। मेरा शरीर फल और उसके गुणों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया। ये मेरे इनएक्सपीरियंस और यंग बॉडी के लिए बहुत ज्यादा था, लेकिन मैंने ब्लड और की चैनल्स पर फोकस किया। ये वर्थ इट था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साजन का मास्टर साजन के हाथ चेक करते हुए उसे कहता है, तुम आखिरकार फ्रूट्स एसेंस लेने और उसे अपना बनाने में कामयाब रहे। ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी उपलब्धियों पर गर्व है। कुछ ही दिन में आधे साल के एनर्जी को प्राप्त करना, ये फ्रूट तो इनक्रेडिबल है। और देखो यहाँ पर सावचन का बॉडी जो है वो फ्रूट के जो प्रॉपर्टीज है उसके साथ उस समय ठीक से तो तालमेल बिठा नहीं पाया, पर जब वो फोकस किया ब्लड और की चैनल्स पे तब ये काम कर चुका था। ठीक है, मतलब फ्रूट के जो प्रॉपर्टीज का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका था। अब आते हैं कहानी में। सावचन खुश होते हैं, उन्हें इसके लिए हाँ कह देता है और अपने मन में सोचता है, मैं सरप्राइज हूँ कि उन्होंने प्लम ब्लॉसम की आर्ट को ध्यान क्यों नहीं दिया जिसका मैंने प्रक्रिया को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्पल हैश टेक्निक ठीक से अपलोड हुई है। अब मैं अपनी मर्जी के अनुसार आगे बढ़ सकता हूँ। उसके बाद सावचन का मास्टर उससे कहता है, ठीक है, अब तक की तुम्हारे प्रोग्रेस के साथ मेरा मानना है कि ये इनहेंसमेंट एक्सरसाइज शुरू करने का सही समय है। क्यों ना आज से ही शुरू करें। सावचन हैरान होते हुए कहता है, इनहेंसमेंट एक्सरसाइज? सावचन का मास्टर उसे समझाता है, ये कुछ ऐसा है जिस पर मैंने अपनी बुरी हालत के लिए कुछ काम करने की कोशिश की है। ये एक रैंडम नाम है, तुम इसे फिजिकल ट्रेनिंग समझ सकते हो। वर्तमान में तुम्हारे शरीर के अंदर 30 साल के बराबर आंतरिक ऊर्जा जमा है। ये एक बहुत बड़ी मात्रा है, लेकिन ये पूरी तरह से सकारात्मक चीज भी नहीं है। मुरिम के दुनिया में शरीर और की के बारे में एक कहावत है, संतुलन महत्वपूर्ण है। मानव शरीर वास्तव में लोग जो सोचते हैं उसके विपरीत काफी नाजुक होता है। यदि उस संतुलन में थोड़ा सा भी बिगाड़ होता है तो आपका शरीर क्षतिग्रस्त हो जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा। मैं तो जानता था मास्टर, लेकिन मैं उन्हें ये बात नहीं बता सकता कि मुझे इन डिटेल्स के बारे में पता है, वरना ये पलट के जवाब देने जैसा होगा। तो फिर आज से शुरू करके मैं वो सब सीख लूंगा जो आप मुझे सिखाएंगे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये कुछ ऐसा है जिसकी मुझे पिछले जन्म की स्मृति नहीं है। और देखो यहाँ पर ये एपिसोड तो खत्म होता है, पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने तो ये नोटिस कर लिया होगा कि एक जगह पर साजन का मास्टर साजन के हाथ चेक करते हुए उसे कहता है, कुछ दिनों के अंदर फ्रूट खाने के बाद कल्टीवेशन करते हुए तुम्हें 1/2 ईयर का एनर्जी प्राप्त हुआ है। ठीक है, और कुछ पैनल के बाद ही सावचन का मास्टर जब सावचन को समझा रहे थे उस समय वो उसे कहता है, तुमने जो ये 30 ईयर का एनर्जी कलेक्ट किया है ये बहुत ही ज्यादा होता है, तो हो सकता है ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो, समझे। ज्यादा कुछ सोचने का बात नहीं। हो सकता है किसी ने इसे नोटिस किया होगा पर उसे कुछ समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने इसे बता दिया बस, और कुछ नहीं है। तो वीडियो को कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।